तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल? शीतल अभी पता चलेगा। शीतल ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो। सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं हारून मलिक साहब जो अभी MOU साइन कर चुके हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली आज थोड़ा सा मैं चेल्सी एवर्टन को भी कवर करूँगा। ताजिकिस्तान पाकिस्तान की गेम के ऊपर डेफिनेटली बात होगी। सो या टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, देख लेना। MOU साइन किया हारून मलिक साहब ने सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ, और वो काफ़ी जो MOU है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। उन्होंने काफ़ी बताया भी था इसके बारे में। अपनी जो पॉडकास्ट हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने काफ़ी जिक्र किया था। ये जो MOU है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करेगी सऊदी अरेबियन फेडरेशन और पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है। यानी कि हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे सऊदी अरेबिया से कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो पहुँच गए हैं अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा, जो ट्रेनिंग कैंप होंगे पाकिस्तान के, उसमें भी जो सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन है वो थोड़ा बहुत असिस्ट करेगी जितना भी वो कर सकती है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे कोई काम नहीं होगा। और दूसरा ये कि फ्रेंडलीज़, अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है कि फ्रेंडलीज़ हम उनके साथ कोई करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम सबको पता है कि 18वीं तरमीम में जो 18th अमेंडमेंट थी उसमें प्रोविंशियल जो बॉडीज़ थी उनके पास सारा इख्तियार चला गया स्पोर्ट्स का। तो जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है या सिंध का जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें स्टेडियम्स प्रोवाइड करें, उसको वो रेनोवेट करके दें, उसके ऊपर वो काम करें। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उसकी लाइटें शाइटें जो भी ठीक करनी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इसमें PFF कुछ नहीं कर सकता। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मैकेनिज़्म है जिसमें माई सैफ प्रोग्राम का नाम लिया। अब माई सैफ प्रोग्राम क्या चीज़ है? माई सैफ प्रोग्राम में ये होगा कि आपके जितने भी क्लब्स होंगे वो PFF के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी पाकिस्तानी क्लब्स हैं, और वो टिकट प्राइसिंग के हवाले से जो है बात कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई मैच करवाना है किसी स्टेडियम में तो टिकट प्राइसिंग उसके हिसाब से हो सकती है। अगर फ्यूचर में कभी कोई लीग आती है, प्लेयर्स की जो ट्रांसफ़र है एक क्लब से दूसरे क्लब में, जैसे मुस्लिम चमन FC का ट्रांसफ़र होता है ऐसे गार्डन्स में फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपको माई सैफ प्रोग्राम के थ्रू ही करना पड़ेगा क्लब्स को। तो MOU के अंदर ये चीज़ भी इन्होंने इंक्लूड की हुई है। इसका जो मेन मकसद है MOU साइन करने का वो ग्रास रूट्स फुटबॉल की डेवलपमेंट है, विमेंस फुटबॉल की डेवलपमेंट है, जिसमें एकेडमीज़ भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो मदद करेंगे। शायद वो अपने कोचेज़ भेजें। आपकी जो क्लब्स हैं जैसे कराची यूनाइटेड का क्लब है या ऐसे गार्डन्स का क्लब है, उधर वो अपने कोचेज़ भेजेंगे, या मे बी मुस्लिम चमन FC उसके अंदर। और इसके अंदर बात होगी प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर के वो प्लेयर डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब वो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे उसमें उनके कोचेज़ भी कहीं ना कहीं हाथ बटाएंगे। और जो एज कैटेगरी टीम्स हैं यानी कि अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23, उनकी डेवलपमेंट की सपोर्ट में और उनकी ट्रेनिंग की सपोर्ट के लिए जो सऊदी अरेबियन की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो हेल्प आउट करेगी और वो अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेगी। तो ये वाला जो सीन है इस MOU के अंदर लिखा हुआ है, और इस MOU के अंदर और भी बड़ी एक्सटेंसिव चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें और मज़ीद पता लगेगा। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि PFF के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है फ़िलहाल। तो ग्राउंड किसने प्रोवाइड करना है? ग्राउंड जो है प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट ने। उसमें सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो अगर मदद करना चाहे भी तो 18th अमेंडमेंट की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि हर जो स्पोर्ट्स की जो भी जिम्मेदारी है वो आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर। तो इस वजह से हो ही नहीं सकता। अब मैं आता हूँ यार ताजिकिस्तान की और पाकिस्तान की गेम पे। पहले तो पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है क्योंकि शायक दोस्त अवेलेबल नहीं होंगे, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ। शायक दोस्त विल नॉट बी अवेलेबल। उनको मेरे ख्याल से पिछले 2 मैचेस में कॉन्स्टेंटली उनको वो मिला है, येलो कार्ड मिला है, कैम्बोडिया के मैच में भी, सऊदी अरेबिया के मैच में भी। तो इस मैच में वो सस्पेंड हो गए हैं ड्यू टू बैक येलो कार्ड्स उनको मिले हैं। तो शायक दोस्त जो कि हमारा बेस्ट लोकल प्लेयर था वो अब नहीं खेलने वाला। तो ये अब हमारे साथ एक अलग ही किस्म का अनलकीनेस होगी या जो भी हो गया है, लेकिन ये हो गया है। इसका मतलब ये है कि हारून हामिद को आप स्टार्ट करवा सकते हो राइट पे और ओटिस को आप स्टार्ट करवा सकते हो लेफ़्ट पे, क्योंकि लास्ट गेम में तो वो जब स्टार्ट कर रहा था ओटिस वो राइट पे खेल रहा था, सेकंड हाफ में वो लेफ़्ट पे आया था।
तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मे बी आप शायद इमरान कियानी को स्टार्ट करवा दें, ये भी हो सकता है। इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। तो पिछले गेम में हमने अब्दुल समद को स्ट्राइकर खिलाया था, सेकंड स्ट्राइकर फरीद को हम खिला रहे थे ताकि वो इन बिहाइंड रन निकाले अब्दुल समद। लेकिन अभी मेरे ख्याल से शायद हो सकता है उसके साथ ही जाएँ, दोनों पेयरिंग के साथ जाएँ, अब्दुल समद और फरीद की। हो सकता है फरीद और इमरान कियानी की पेयरिंग के साथ चले जाएँ। तो मुझे लग रहा है कि हारून हामिद शायद स्टार्ट करे अगले मैच में, क्योंकि शाइक दोस्त की जो कमी है, ज़ाहिर है हारून हामिद तो उसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शाइक दोस्त जो है वो डिफेंसिव सॉलिडिटी लेके आते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो जुनैद शाह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और जैसे ही वो फर्स्ट हाफ में गया है तो हमने सेकंड हाफ में देखा है कि 2-3 इंस्टेंसेस में जुनैद शाह काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए शाइक दोस्त पीछे आ रहा होता है। तो हमारा एक तरह से काफ़ी, हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कहते हैं यार कि ये यानिक करेस्को वाला जो रोल है, जो उस टाइप का रोल है वो निभा सकता है। तो या डेफिनेटली वो कर सकता है, और क्वालिटी तो खैर वो नहीं है, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली जो लोकल प्लेयर्स हमारी क्रॉप है इस वक्त की। ताजिकिस्तान बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली, ठीक है, ये कोई हलवा मैच नहीं होने वाला मेरी नज़र में। वंस अगेन यहाँ पे स्कोर लाइन मैटर नहीं करता है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, खुदा का वास्ता है आप समझ जाएँ, स्कोर लाइन मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि क्या हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले मैच से अच्छी हो सकती है। जो अब पिछले मैच में आप 4-0 हारे हैं फॉर एग्जांपल, आपकी परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी, सेकंड हाफ में आपने आखिरी 10-15 मिनट में आपने बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो दिया, अपना कंट्रोल आपने खो दिया, दिमागी तवाज़न आपने खो दिया, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं थी। तो क्या आप अपने टेम्परामेंट को उस लेवल पर रख सकते हैं? आपका सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा। अगर हम 2-1 या 3-1 भी हारते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मेरे लिए वो प्रोग्रेस है। मैं बस डेस्परेटली चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन कि हम किसी तरह गोल निकाल लें, हम बस गोल मार दें किसी तरह। गोल मारोगे तो आपका जो क्राउड है वो और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्राउड विल सपोर्ट यू, एंड मेक नो मिस्टेक, क्राउड आपके पीछे पूरे तरीके से आपको भरपूर जो है ना वो करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एज ए 12th मैन, अगर आप किसी तरह गोल निकाल लो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ड्रॉ नहीं हो सकता, ड्रॉ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ड्रॉ 1-1 हो सकता है, 0-0 हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2-1 3-1 भी होता है तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस को ज़्यादा अफसरदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इंडिया ने, मुझे कुछ इंडियंस बता रहे थे मेरे दोस्त, कि 22 साल के बाद वो अपना अवे मैच जीते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का कुवैत के अगेंस्ट। 22 साल लगे हैं उनको, 2001 में जीते थे वो लास्ट टाइम ब्रूने से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अवे मैच, ठीक है। तो हम तो खेल ही पहली बार रहे हैं भाई राउंड 2 में, इवन दो ये अवे मैच नहीं है, बट हमें ये एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम एक मैच उखाड़ लेंगे या मैच जीत जाएंगे। आपको याद होगा जो इससे पिछले वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, इंडिया को तकरीबन मेरे ख्याल से 6 मैच लगे थे पहला मैच जीतने के लिए, उसके बाद उनको 7 मैच लगे थे पहला मैच जीतने के लिए, और अभी इस दफ़ा आप देखें उनकी प्रोग्रेस, पहले बार में फर्स्ट ट्राई में वो अपना मैच जीत गए, और वो भी अवे जाके, ठीक है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान कोई मैच जीत जाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हम ड्रॉ भी कोई ना करें, ये भी हो सकता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशन को लो रखें, मैं बस ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। खैर बात करते हैं ताजिकिस्तान की टीम के ऊपर। ताजिकिस्तान की टीम 4-2-3-1 भी खेल सकती है, कुछ मैचेस में उन्होंने 4-1-4-1 भी खेला है, और मलेशिया को उन्होंने 2 बार हराया है। एक बार ये जो मर्डेका कप था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मलेशिया को किस तरह ताजिकिस्तान ने हराया था। तो बात यह कि इनकी टीम ठीक ठाक यंग है, बट जो इनके ख़तरनाक प्लेयर्स हैं उनके ऊपर मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनकी अपनी एक लीग है और पाकिस्तान के पास कोई लीग नहीं है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलूँगा ताकि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो कि तुम्हारे पास लीग क्यों नहीं है और कब आएगी लीग। तुम्हें ये सवाल उठाना चाहिए, रोज़ ये बगावत के तौर पे रोज़ तुम्हें ये सवाल उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 10 प्लेयर्स जो हैं वो इस्तेक़लाल FC में खेलते हैं, जो कि ताजिकिस्तान का क्लब है। 23 में से 10 प्लेयर इस्तेक़लाल FC में खेलते हैं, जो कि ताजिकिस्तान का क्लब है। ताजिकिस्तान के अंदर उनकी अपनी एक लीग है। तो जिस तरह स्कॉटलैंड में हम देखते हैं कि उनका एक ग्रुप होता है सेल्टिक और रेंजर्स का, एक वो प्रमोशन वाला ग्रुप होता है, एक रेलीगेशन वाला ग्रुप होता है, उसमें मेरे ख्याल से 6-6 टीमें खेलती हैं। इनका ये सीन होता है कि एक इनका प्रमोशन का ग्रुप है, एक रेलीगेशन का ग्रुप है, उसमें 5-5 टीमें खेलती हैं। और ये मेरे ख्याल से पहले डेनमार्क में भी होता था, अभी मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मेट है या नहीं, प्रमोशन और रेलीगेशन के टेबल का। अब इसमें से जो 3 प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं उज़्बेकिस्तान की लीग में। फिर से सुनो, उज़्बेकिस्तान की लीग में, कैफा में, जो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन है जिसके साथ अभी इंडिया ने MOU साइन किया है। कैफा इज़ वन ऑफ द बेस्ट
फुटबॉल एसोसिएशंस, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट टीम है ईरान के बाद, एक ईरान है और फिर मैं समझता हूँ उज़्बेकिस्तान है। उनकी जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, एक अलग ही लेवल पे जा रही है। और मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान एक मैच हारी थी उज़्बेकिस्तान से 5-1, उज़्बेकिस्तान से 5-1 हारी थी ताजिकिस्तान एक मैच। तो इनके जो 3 प्लेयर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी खेले भी थे, जो जॉर्डन के ख़िलाफ़ इन्होंने ड्रॉ किया है, जिसमें 89 मिनट में सेमिएव ने गोल मार दिया था, तो उसमें उज़्बेकिस्तान के प्लेयर्स भी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। फिर इनका एक प्लेयर है उमर बाएव जो कि 29 ईयर्स का है, 41 अपीयरेंसेस हैं उसकी ताजिकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का जो पूरा स्क्वाड है उसको आप छान लें, मेरे ख्याल से मुश्किल से शायद यूसुफ बट के 30 अपीयरेंसेस होंगे या 28 अपीयरेंसेस होंगी, मुश्किल से 40 अपीयरेंसेस किसी की नहीं होंगी, किसी ने टच नहीं किया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू स्क्वाड है पाकिस्तान का और बहुत यंग स्क्वाड है। एंड यूसुफ बट इज़ द ओनली गाय जो कि 30 साल से ऊपर है, ठीक है, 34 ईयर्स का है आई थिंक वो। तो इसकी 41 अपीयरेंसेस हैं। पूरे पाकिस्तान का जो स्क्वाड की जो अपीयरेंसेस है ना, तो वो इसका एक्सपीरियंस उसका हाफ या हाफ से ज़्यादा है। तो बात ये कि 7 नंबर की शर्ट है और ये बुल्गारिया की लीग में खेल रहा है इस वक्त। और बुल्गारिया की जो लीग है वो किससे एफिलिएटेड है? यूएफा से, और यूएफा चैंपियंस लीग में भी इनके क्लब्स खेलते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लूडो गोरेट्स जो कि बुल्गारिया की लीग में खेलती है, वो लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेल चुकी है लूडो गोरेट्स यूएफा चैंपियंस लीग में 2014-15 वाला जो सीज़न था। तो उस लूडो गोरेट्स वाली लीग में कौन खेलता है? इनका प्लेयर उमर बाएव। आगे हम चले जाते हैं अमीर बैग के पास। अमीर बैग एक और अच्छा प्लेयर है, 8 नंबर शर्ट, ही इज़ प्लेइंग इन द मलेशियन लीग। मलेशिया की भी जो लीग है वो ठीक ठाक लीग है, अच्छी खासी लीग है। सेमिएव जो है जिसने गोल मारा था अभी ये पिछले मैच में, वो मोल्डोवा की लीग में खेलता है और वो भी यूरोपियन जो लीग्स है उसमें से एक है, वो यूएफा चैंपियंस लीग के साथ एफिलिएटेड है। तो वो यूएफा चैंपियंस लीग में, यूएफा यूरोपा लीग में उनके क्लब्स खेलते हैं, जिस लीग में मोल्डोवा की लीग में सेमिएव खेलता है जिसने गोल मारा था पिछले मैच में। तो सेमिएव से बच के रहना पड़ेगा हमें उमर बाएव से बच के रहना पड़ेगा, ये बहुत ख़तरनाक प्लेयर्स हैं। और खानोनोव जो इनका सेंटर बैक है, जो नंबर 6 नंबर की जो शर्ट पहनता है, वो खेलता है ईरान के अंदर उस क्लब के लिए जो कि 13 बार ईरान के अंदर टाइटल जीत चुका है, पर्सिपोलिस के लिए वो खेलता है, इनका जो मेन सेंटर बैक है। तो अच्छी खासी लीग्स में इनके प्लेयर्स खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखो। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है, हाँ ड्रॉ हो सकता है, 1-1 0-0 बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान के पास पूरा चांस है, लेकिन मैं डेस्परेटली चाहता हूँ कि हम किसी तरह गोल मार दें। हमारा गोल मारना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ हाईली इम्पेरेटिव कि हम गोल मारें और फिर देखते हैं कि वहाँ से क्या होता है। और एक और चीज़ है, मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि 20-25 मिनट में गोल नहीं खाना। सेम बात वही है कि आपका पास मोमेंटम निकल जाता है, आपने पहले 5 मिनट में गोल खा लिया, उसके बाद आप ट्रेल ही करते रहे हो, आप पूरा मैच चेज करते रहे हो। यू डू नॉट वॉन्ट दैट सिचुएशन अगेन। इम्प्रूवमेंट ये होगी पिछले मैच से कि पाकिस्तान 25 मिनट के अंदर गोल ना खाए, ये इम्प्रूवमेंट है। अगर पाकिस्तान 25 मिनट के अंदर गोल नहीं खाता, 30 मिनट में गोल नहीं खाता पहले आधे घंटे में, इट इज़ प्रोग्रेस फॉर मी, ठीक है। वही बात फिर से करूँगा, मेरे लिए रिज़ल्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये हमारे लिए एक्सपोजर है, हम पहली बार राउंड 2 खेल रहे हैं और हम जो है एक अगर अच्छी फ़ाइट देते हैं तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास ईसा सुलेमान नहीं है, पाकिस्तान के पास अब शाइक दोस्त भी नहीं है। दूसरा ये है कि आदिल एतजाज़ जैसे क्वालिटी प्लेयर्स हमारे पास मिडफील्ड में नहीं है। हमारे पास मिकाइल अब्दुल्ला नहीं है जो कि एक स्ट्राइकर है, हमारे पास लेफ़्ट बैक नहीं है शेर खान जैसा, या आप कह लो, हम अक्सर बात करते हैं मोहम्मद फ़ज़ल का केस जो है वो पासपोर्ट्स वाला, वो काफ़ी करीब पहुंचता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास अभी फ़िलहाल ये लोग नहीं हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मोइन अहमद और वहीद वापस आ गए ट्रेनिंग सेशंस में। ट्रेनिंग सेशंस वो कर रहे हैं, जो मेन टीम है उसके साथ वो दोबारा से जुड़ चुके हैं। तो जो कह रहा था ना कि भाई स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कराची के लोंडों को पसंद नहीं करता, भाई वो दोनों वापस आ गए ठीक है तो वही बात है कि वक्त से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, वक्त से पहले, और किस्मत से ज़्यादा कुछ मांगना नहीं चाहिए। आई विश द बेस्ट ऑफ लक ऑब्वियसली यार, मैं तो चाहता हूँ हम किसी तरह ड्रॉ निकाल लें। ड्रॉ बहुत बड़ा रिजल्ट होगा क्योंकि वर्ल्ड मीडिया आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप इस्लामाबाद में पहले तो कैसे होस्ट करते हैं। और आई होप कि क्राउड अच्छा है, 15-16 हज़ार से अगर ज़्यादा आता है तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ट्यूसडे वाले दिन 2 PM जब लोग ऑफिस में होंगे तो अच्छा है, ठीक ठाक क्राउड का एक हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिपोर्ट होगी। बाकी ये कि हमें तकरीबन सेम लाइनअप रखनी चाहिए, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस को तो बिल्कुल छेड़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मे भी आप कह सकते हो मोहिबुल्लाह अफरीदी को आप खिला दो, शायद आप ये कह सकते हो।
दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप हारून को स्टार्ट करवा दो। तीसरा आप ये कर सकते हो कि आप शायद इमरान कियानी को स्टार्ट करा दो। तो ये 2 से 3 चेंज हो सकती है, वरना मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कोई चेंजेस होंगी। शाइक दोस्त का कुछ ना कुछ हमें तरकीब निकालनी पड़ेगी कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि एक बहुत ही की प्लेयर था वो अब नहीं है। लेकिन मोइन अहमद के वापस आने से, वहीद के वापस आने से आई एम नॉट श्योर कि ये अभी, क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं है, ये ट्रेनिंग ही कर रहे हैं सिर्फ, और ट्रेनिंग में ही वापस आए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये इन दोनों का आगे फ्यूचर में क्या होता है, और मार्च में जब मैचेस होंगे तो फिर ये क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ताजिकिस्तान, दैट्स इट, आई वांट टू फाइट 90 मिनट्स तक, लास्ट विसल तक फाइट करो। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले थोड़ी सी आज यूरोपियन फुटबॉल के ऊपर, और एवर्टन पे भी बात करूंगा मैं, और चेल्सी पे भी बात करूंगा। एवर्टन के ऊपर एक चार्ज है, और उस एक चार्ज की वजह से जो प्रीमियर लीग है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो FA है, उसने उनके ऊपर लगा दिए 10 पॉइंट की डिडक्शन। पहले वो 14 पे थे टेबल के अंदर, इंग्लिश प्रीमियर लीग में 14 पे थे, 10 पॉइंट्स उनके कटे हैं, मेरे ख्याल से 14 पॉइंट्स थे, अब उनके 4 पॉइंट्स हैं, वो 19 पे आ गए। अभी भी वो रेलीगेशन से 2 पॉइंट दूर है। ल्यूटन टाउन 6 पॉइंट्स के साथ 17 पे मौजूद है, ठीक है, सेफ जोन के अंदर। एवर्टन के साथ मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि वो एक बिग 6 क्लब में से एक नहीं है, दे आर नॉट वन ऑफ द बिग 6, तो इस वजह से उनके साथ हो रहा है। इवन दो एवर्टन इंग्लिश प्रीमियर लीग जो पुरानी वाली होती थी, जो 1992 से पहले आई थी, उसमें 9 बार टाइटल जीती थी, और 1992 में जब प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, कभी किसी टीम के ऊपर इतना बड़ा पॉइंट्स डिडक्शन नहीं लगा है 1992 से लेके आज तक। मतलब तकरीबन 31 साल हो गए, इतना बड़ा पॉइंट्स डिडक्शन किसी टीम के ऊपर नहीं लगा है, जो 10 पॉइंट्स की डिडक्शन इनको दे दी है। दूसरी तरफ वजह क्या है, वो जो एक चार्ज लगा है, उस एक चार्ज में क्या लिखा हुआ है, 3 सालों के अंदर आप जो हो 105 मिलियन से ज़्यादा लॉस नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप 105 मिलियन से ज़्यादा लॉस दिखाओगे तो होगा ये कि आपके वो लॉसेस इंकर होते जाएंगे, और वो आपके साथ वही होगा कि आप बैंकरप्सी में चले जाओगे। जैसे लीड्स यूनाइटेड चली गई थी 2002 में या 2001 में, तो आप बैंकरप्ट हो जाते हो, और उसके बाद फिर आप अपने प्लेयर्स को सैलरी भी नहीं दे सकते, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। तो ये एवर्टन के साथ इन द लॉन्ग रन हो सकता था, लेकिन कभी भी किसी टीम के ऊपर 10 पॉइंट की डिडक्शन नहीं लगाई गई है। इसमें होता ये है कि प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस होता है, और इसको PSR बोलते हैं। तो प्रॉफिट और सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस के तहत इनको ये चार्ज लगा है कि हुआ ये था कि जो 2021 वाला और 2022 वाला सीज़न था, उसमें कोई 44 मिलियन पाउंड्स का ना इनका लॉस शो हुआ था। और अभी ये पिछले 2 सीजन्स आप लगा लो, 22-23 और ये जो 23-24 है, इसको अगर आप लगा लो तो उनका कोई 124 मिलियन का तकरीबन उनका लॉस बनता है एवर्टन का। तो जिसकी वजह से उनका वो FFP का जो रूल है, जो प्रीमियर लीग कहती है कि वो जो FFP का रूल है फाइनेंशियल फेयर प्ले का, वो तुमने ब्रीच कर दिया, तो वो ब्रीच हुआ है। उसके बाद इनके ऊपर ये 10 पॉइंट की डिडक्शन लग गई है, और अब वो हैं जी रेलीगेशन जोन में। मुझे नहीं लगता वो रेलीगेट होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो रेलीगेट हो जाएंगे। मुझे तो खैर बड़ा आई फील सॉरी फॉर देम कि उनके साथ ये हुआ है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के ऊपर 115 चार्जेस हैं, हम सब जानते हैं, और वो किस तरह बाहर निकले थे वो भी हम सब जानते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई एक चीज़ जो है वो प्रूव नहीं हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऊपर चार्जेस नहीं थे, और आपके ऊपर मल्टीपल चार्जेस थे। सिमिलरली इज़ द केस विद चेल्सी। मेरा अपना भाई चेल्सी फ़ैन है, तो वो मुझे ये बता रहा था कि चेल्सी के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, लेकिन चेल्सी ने किया ये कि ख़ुद ही रिपोर्ट कर दिया प्रीमियर लीग को जाके ख़ुद ही बता दिया है टॉड बोली साहब ने, जो उनके अभी ओनर हैं चेल्सी के, कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया रोमन अब्रामोविच ने किया है। उसके टाइम पे ये घपला हुआ है, और फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स जो हैं वो ब्रीच हुए हैं, तो आप इसको देख लें, ठीक है। जो भी तुमने मुझे 100 मिलियन का फ़ाइन करना है, जो भी करना है मुझे बता दो, ताकि मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ। तो उसने ख़ुद से पहले ही रिपोर्ट कर दिया। अब इसमें टॉड बोली का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो जो रोमन अब्रामोविच ने किया था वो रोमन अब्रामोविच ने किया था, और ज़ाहिर है उसके ऊपर FFP अब देखेगी, प्रीमियर लीग देखेगी कि क्या करना है। आया पॉइंट्स डिडक्शन करनी है, क्योंकि वो भी इस तलवार के नीचे आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्लब इस तलवार के नीचे आ सकता है अनलेस कि वो बिग 6 क्लब हो, ठीक है। और चेल्सी बिग 6 क्लब है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई भी छेड़खानी की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी पॉइंट्स डिडक्शन होगी। हाँ, पहले उनके ऊपर ट्रांसफ़र बैन लग गया था, 2 विंडोज़ का ट्रांसफ़र बैन लगा था, अब मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। शायद फ़ाइन हो जाए, और 50 मिलियन 100 मिलियन का फ़ाइन क्या मायने रखता है यार टॉड बोली के लिए। रईस आदमी है वो, रईस आदमी है, उसको क्या वो होना है। तो आई थिंक ये बहुत ही स्टूपिड किस्म का मेरे ख्याल से एक तो प्रीमियर लीग ने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। अगर आपने एग्जाम्पल सेट करनी थी जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में
वो गया था मुकदमा उसका मैनचेस्टर सिटी का, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा आवाज़ उसके ऊपर उठानी चाहिए थी और आपको एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी और आपको कहना चाहिए था कि जी हम ये केस देखते हैं एज़ प्रीमियर लीग, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बिकॉज वही बात है, अमीरों के साथ तो आप बहुत अच्छे हैं, गरीबों के साथ जो है आप उनकी आप मिट्टी पलीत कर देते हैं। तो ये सीन है। और इवन अगर ये लिवरपूल भी होती, मुझे नहीं लगता लिवरपूल के साथ भी ये कुछ इस तरह का सीन होना था, क्योंकि एवर्टन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बिग सिक्स। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।